हाय एवरीवन। सभी छात्रों को स्टडी आईएएस विथ आर के यादव में स्वागत है। जैसा कि मैं आज यूपीएससी आईएएस मेंस 2017 जीएस पेपर 3 से क्वेश्चन ले रहा हूं जो आपको आगामी यूपीएससी मेंस 2026 लिखने में बहुत ही कारगर साबित है। अगर आपने इन सभी प्रीवियस ईयर्स के प्रश्नों को तैयार कर लिया 2026 के साथ साथ 2027, 28, 29, 30 के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, अगर आपने इन सभी प्रीवियस ईयर्स के प्रश्नों को तैयार कर लिया, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें अधिक से अधिक। अगर आपने, मेरा टारगेट है 2013 से लेकर अब तक 2025 तक जितने भी प्रीवियस ईयर्स के पेपर हुए हैं, जीएस चारों पेपर प्लस ऑप्शनल हिस्ट्री, फिलॉसफी और सोशियोलॉजी, ये 3 ऑप्शनल प्लस जीएस, मैं ऑप्शनल जो है 2021 से लेकर 2025 तक और जीएस 2013 से लेकर 2025 तक सबको मैं आंसर राइटिंग के रूप में करा रहा हूं। अब हम सीधे प्रश्नों पर चलते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत की संभाव्य समृद्धि के अनेक कारकों में बचत दर सर्वाधिक प्रभावी है, क्या आप इससे सहमत हैं? समृद्धि संभाव्यता के अन्य कौन से कारक उपलब्ध हैं? सबसे पहले हम प्रश्न को सावधानी पूर्वक पढ़ेंगे। पहले प्रश्न की अकॉर्डिंग हम उत्तर को देने का प्रयास करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट। पहले हम प्रश्न की अकॉर्डिंग भूमिका लिखेंगे, उसके बाद मुख्य भाग मेन बॉडी पार्ट पर चलेंगे, अंत में हम निष्कर्ष कंक्लूजन लिखेंगे। चलिए हम सीधे भूमिका पर चलते हैं। संभाव्य समृद्धि वह अधिकतम आर्थिक वृद्धि है जिसे अर्थव्यवस्था उपलब्ध संसाधनों का कुशल उपयोग करके बिना अधिक मुद्रास्फीति के प्राप्त कर सकती है। बचत दर निवेश का आधार होने के कारण महत्वपूर्ण है, परंतु यह अकेला निर्धारक नहीं है। ठीक, अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। क्या बचत दर सबसे प्रभावी है? आंशिक सहमति। सबसे पहले हम इसके बारे में देखेंगे। पहला पॉइंट है, उच्च बचत से निवेश बढ़ता है जिससे पूंजी निर्माण होता है, आधारभूत ढांचा, उद्योग और रोजगार का विस्तार होता है। भारत की उच्च घरेलू बचत ने दीर्घकालीन विकास में योगदान दिया है। ठीक, अब हम सीधे अगले पॉइंट पर चलते हैं। समृद्धि के अब अन्य प्रमुख कारक देखें। क्या कारक है? क्योंकि हमको 160 शब्दों, 150 शब्दों में उत्तर को देना है। अब हम सबसे पहले मानव पूंजी। मानव पूंजी में क्या क्या शामिल है? जैसे शिक्षा के क्षेत्र में हुआ, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, कौशल के क्षेत्र में। अगला पॉइंट है प्रौद्योगिकी एवं नवाचार, उत्पादकता में वृद्धि। फिर भौतिक अवसंरचना जैसे सड़क हुआ, बिजली हुआ, डिजिटल नेटवर्क आदि। अब हम सुशासन एवं नीतिगत स्थिरता जैसे निवेश आकर्षित करना, श्रम बल की गुणवत्ता व रोजगार, जनसांख्यिकी लाभांश का उपयोग करना, विदेशी निवेश, एफडीआई एवं वैश्विक व्यापार, पूंजी और तकनीकी का प्रवाह। हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। अतः बचत दर आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण आधार है, किंतु मानव पूंजी, तकनीकी प्रगति, अवसंरचना, सुशासन तथा निवेश अनुकूल वातावरण के साथ ही भारत अपनी संभाव्य समृद्धि को सतत और समावेशी रूप से प्राप्त कर सकता है। ठीक, अब हम सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं। श्रम प्रधान निर्यातों के लक्ष्य को प्राप्त करने में विनिर्माण क्षेत्र की विफलता के कारण बताइए। पूंजी प्रधान निर्यातों की अपेक्षा अधिक श्रम प्रधान निर्यातों के लिए उपाय सुझाइए। सबसे पहले हम प्रश्न को सावधानी पूर्वक पढ़ेंगे, उसके बाद उत्तर देने का प्रयास करें। सबसे पहले हम प्रश्न के अकॉर्डिंग भूमिका को लिखेंगे। भूमिका पर चलते हैं। श्रम प्रधान उद्योग जैसे वस्त्र, चमड़ा, खिलौने, फर्नीचर, खाद्य प्रसंस्करण,
रोजगार सृजन और निर्यात वृद्धि के प्रमुख आधार हैं। भारत में श्रम उपलब्ध होने के बावजूद विनिर्माण क्षेत्र अपेक्षित श्रम प्रधान निर्यात नहीं बढ़ पाया है। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। विफलता के कारण देखें पहले क्या क्या कारण है। उच्च लॉजिस्टिक्स एवं परिवहन लागत, जटिल श्रम कानून एवं अनुपालन बोझ, एमएसएमई को वित्त, तकनीक और विपणन की कमी, कम कौशल एवं उत्पादकता, चीन, वियतनाम, बांग्लादेश जैसे देशों में कड़ी प्रतिस्पर्धा। अगला पॉइंट है वैश्विक गुणवत्ता मानकों एवं समय पर आपूर्ति में कमी। अब हम अगला पॉइंट देखेंगे श्रम प्रधान निर्यात बढ़ाने के उपाय देखेंगे। श्रम प्रधान उद्योगों के लिए विशेष प्रोत्साहन एवं पीएलआई जैसी योजनाओं का विस्तार, कौशल विकास और आधुनिक तकनीक का प्रसार, लॉजिस्टिक्स, बंदरगाह एवं निर्यात अवसंरचना में सुधार, एमएसएमई को सस्ता ऋण, डिजिटल विपणन और निर्यात सहायता। अगला पॉइंट है मुक्त व्यापार समझौतों का प्रभावी उपयोग तथा गुणवत्ता मानकों का पालन। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। यदि भारत मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया और निर्यात उन्मुख विनिर्माण को श्रम प्रधान क्षेत्रों पर केंद्रित करे तो रोजगार, निर्यात और समावेशी आर्थिक विकास तीनों लक्ष्यों को प्रभावी रूप से प्राप्त किया जा सकता है। अब हम सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं। सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी मॉडल के अधीन संयुक्त उपक्रमों के माध्यम से भारत में विमानपत्तनों के विकास का परीक्षण कीजिए। इस संबंध में प्राधिकरणों के समक्ष कौन सी चुनौतियां हैं? सबसे पहले हम प्रश्न के अकॉर्डिंग भूमिका को लिखेंगे। सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी मॉडल में सरकार और निजी क्षेत्र मिलकर हवाई अड्डों का विकास, संचालन एवं प्रबंधन करते हैं। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे हवाई अड्डे इस मॉडल की सफलता के प्रमुख उदाहरण हैं। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। सबसे पहले हम पीपीपी मॉडल के माध्यम से विकास के बारे में देखेंगे क्या क्या है। पहला पॉइंट है आधुनिक एवं विश्व स्तरीय हवाई अड्डों का निर्माण करना, निजी निवेश से सरकारी वित्तीय बोझ में कमी, बेहतर यात्री सुविधाएं एवं तकनीकी नवाचार, कार्गो पर्यटन और क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा, रोजगार सृजन तथा स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति देना। अब हम प्राधिकरणों के समक्ष चुनौतियां देखें क्या क्या चुनौतियां हैं। भूमि अधिग्रहण एवं पर्यावरणीय स्वीकृतियों में देरी, अनुबंधों में पारदर्शिता एवं निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करना, उपयोगकर्ता शुल्क का संतुलन बनाए रखना, निजी कंपनियों के एकाधिकार की आशंका, छोटे एवं कम लाभकारी हवाई अड्डों में निवेश की कमी, एएआई और नियामक संस्थाओं के बीच समन्वय संबंधी समस्याएं। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। पीपीपी मॉडल ने भारत के विमानपत्तन क्षेत्र को आधुनिक बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पारदर्शी विनियमन, प्रभावी अनुबंध प्रबंधन तथा संतुलित सार्वजनिक हित के साथ यह मॉडल भविष्य में भारत की विमानन अवसंरचना को और अधिक सुदृढ़ बना सकता है। और सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत में स्वतंत्रता के बाद कृषि में आई विभिन्न प्रकारों की क्रांतियों को स्पष्ट कीजिए। इन क्रांतियों ने भारत में गरीबी उन्मूलन और खाद्य सुरक्षा में किस प्रकार सहायता प्रदान की है? सबसे पहले हम प्रश्न के अकॉर्डिंग भूमिका को लिखते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत ने कृषि एवं संबंध क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ाने के लिए अनेक कृषि क्रांतियां प्रारंभ की। इनका उद्देश्य खाद्य आत्मनिर्भरता, किसानों की आय में वृद्धि तथा ग्रामीण विकास को सुनिश्चित करना था।
अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। सबसे पहले हम स्वतंत्रता के बाद प्रमुख कृषि क्रांतियां नहीं, क्या क्या क्रांतियां हुई। पहला पॉइंट है हरित क्रांति, गेहूं एवं धान उत्पादन में वृद्धि। दूसरा पॉइंट है श्वेत क्रांति, दूध उत्पादन में वृद्धि, ऑपरेशन फ्लड। अगला पॉइंट है नीली क्रांति, मत्स्य उत्पादन का विस्तार करना। अगला पॉइंट है पीली क्रांति, तिलहन उत्पादन में वृद्धि करना। स्वर्ण क्रांति, बागवानी, फल, सब्जी एवं शहद उत्पादन। फिर रजत क्रांति, अंडा एवं पोल्ट्री उत्पादन। अब हम अगले पॉइंट पर चलते हैं, गरीबी उन्मूलन एवं खाद्य सुरक्षा में योगदान देने वाले कारकों के बारे में। पहला पॉइंट है कृषि उत्पादन बढ़ाने से खाद्यान्न आत्मनिर्भरता प्राप्त हुई, किसानों के रोजगार एवं आय में वृद्धि हुई, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पर्याप्त अनाज मिला, पोषण सुरक्षा हेतु दूध, अंडा, मछली, फल एवं सब्जियों की उपलब्धता बढ़ी, कृषि आधारित उद्योगों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति मिली। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। इन कृषि क्रांतियों ने भारत को खाद्यान्न संकट से आत्मनिर्भरता तक पहुंचाया तथा गरीबी कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब द्वितीय हरित क्रांति जलवायु स्मार्ट कृषि एवं टिकाऊ खेती पर बल देकर दीर्घकालिक खाद्य एवं पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। अब हम सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं। लागत प्रभावी छोटी प्रक्रमण इकाई की अल्प स्वीकार्यता के क्या कारण है। खाद्य प्रक्रमण इकाई गरीब किसानों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को ऊपर उठाने में किस प्रकार सहायक होगी। सबसे पहले हम प्रश्न के अकॉर्डिंग भूमिका को लिखेंगे। खाद्य प्रक्रमण कृषि उत्पादों में मूल्य संवर्धन कर किसानों की आय बढ़ाने तथा फसल की बर्बादी कम करने का प्रभावी माध्यम है। फिर भी भारत में छोटी एवं लागत प्रभावी प्रक्रमण इकाइयों का प्रसार अपेक्षाकृत कम है। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। छोटी प्रक्रमण इकाइयों की अल्प स्वीकार्यता के कारण देखें क्या क्या कारण है। पूंजी एवं सस्ते ऋण की कमी, आधुनिक तकनीक और कौशल का अभाव, बाजार ब्रांडिंग एवं विपणन की कमजोर व्यवस्था, गुणवत्ता मानकों की जटिल प्रक्रिया, बिजली भंडारण एवं परिवहन जैसी आधारभूत सुविधाओं की कमी। अब हम अगला पॉइंट देखें, किसानों में जागरूकता एवं संगठन का अभाव। अब अगले पॉइंट पर चलते हैं। गरीब किसानों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में योगदान देने वाले कारक के बारे में देखें क्या क्या कारक है। पहला पॉइंट है कृषि उत्पादों का मूल्य संवर्धन जिससे अधिक आय, फसल कटाई के बाद होने वाली हानि में कमी करना, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार एवं महिला स्वरोजगार के अवसर बढ़ाना, स्थानीय उद्योगों का विकास और पलायन में कमी, निर्यात एवं बाजार तक बेहतर पहुंच, आय में स्थिरता तथा पोषण और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देना। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना ऑपरेशन ग्रीन्स तथा पीएफपीओ को सशक्त बनाकर छोटी खाद्य प्रक्रमण इकाइयों का विस्तार किया जाए। इससे किसानों की आय बढ़ेगी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तथा विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को गति मिलेगी। ये आज का हमारा लास्ट प्रश्न है। धन्यवाद।